युद्ध जनरलों के लिए छोड़ने के लिए एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। बिल्कुल, लेकिन आज की हमारी बातचीत में ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगती है। द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर आज हम युद्ध को खत्म करने की कला पर एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। और ये विषय देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर मेंस के नजरिए से। हाँ, और आम जानकारी के लिए भी ये समझना जरूरी है कि जंग शुरू करना एक बात है और उसे सही समय पर खत्म करना वो बिल्कुल दूसरी। यही असली कला है। और इसी कला से जुड़ा है आज का हमारा केंद्रीय सवाल, ऑपरेशन सिंदूर। सवाल ये है कि क्या भारत ने लगभग 88 घंटे बाद पाकिस्तान की युद्ध विराम की गुजारिश मानकर समझदारी दिखाई, या फिर ये एक जल्दबाजी का फैसला था, एक मौका था जिसे हमने गंवा दिया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास स्विट्जरलैंड के सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज यानी CHPM की एक हालिया रिपोर्ट है और कुछ बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उस रिपोर्ट की बात करते हैं जिसने इस पूरी बहस को फिर से हवा दी है। ये जो स्विस रिपोर्ट है, इसमें मुख्य बातें क्या सामने आई? देखिए, इस रिपोर्ट के जो निष्कर्ष हैं वो भारत के लिए काफी हद तक सकारात्मक हैं। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि जब तक युद्ध विराम हुआ तब तक भारतीय वायुसेना मतलब IAF उसने दुश्मन की जो वायु रक्षा प्रणालियां थीं उनको काफी हद तक कमजोर कर दिया था। अच्छा, मतलब उनके एयर डिफेंस सिस्टम को। बिल्कुल। और दूसरी बात, रिपोर्ट कहती है कि IAF ने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एयरफोर्स स्टेशन थे उन पर कुछ शानदार हमले किए। और इन्हीं हमलों ने संघर्ष का अंत तय किया। हाँ, इन्हीं हमलों ने भारत को एक स्पष्ट हवाई श्रेष्ठता, जिसे अंग्रेजी में क्लियर एयर सुपीरियॉरिटी कहते हैं, वो दिलाई। और इसी वजह से इस्लामाबाद को युद्ध विराम का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्लियर एयर सुपीरियॉरिटी, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आसमान पर आपका दबदबा है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई 2025 की सुबह तक IAF ने पाकिस्तान के एयर स्पेस के एक बहुत बड़े हिस्से पर यह दबदबा कायम कर लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मर्जी से दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर हमले जारी रख सकते थे? बिल्कुल, लंबी दूरी के हमले बिना किसी खास रोक टोक के। इसके उलट पाकिस्तानी वायुसेना की हालत सोचिए। उनकी क्या हालत थी? उनके जो फॉरवर्ड एयर सर्वेलेंस रडार है, मतलब सीमा पर लगी उनकी आंखें, वो नष्ट हो चुकी थीं। और उनके जो AWS यानी हवा में उड़ते कमांड सेंटर थे, उन पर हमारे S-400 सिस्टम का खतरा मंडरा रहा था। तो एक तरह से वो अंधे हो गए थे हवा में। हाँ, वो 7 मई जैसे सफल ऑपरेशन दोहराने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन ऐसी रिपोर्टों पर अक्सर एक तरफा होने का आरोप लगता है। क्या इस रिपोर्ट को विश्वसनीय माना जा सकता है? यहीं पर यह रिपोर्ट ज्यादा विश्वसनीय हो जाती है, क्योंकि इसने सिर्फ भारत की तारीफ नहीं की है। अच्छा। रिपोर्ट में 6 और 7 मई की रात को जो पाकिस्तानी जवाबी हमले हुए थे और उनमें भारत को जो नुकसान हुआ था, उसका भी साफ साफ जिक्र है। तो जब कोई आपकी कमजोरियां बताकर आपकी जीत की पुष्टि करे, तो उसकी बात में ज्यादा वजन होता है। सही बात है। तो इस रिपोर्ट से दो दिलचस्प सवाल उठते हैं। एक तो थोड़ा तकनीकी है और दूसरा बहुत बड़ा और रणनीतिक। बिल्कुल। पहला सवाल, जिसे कुछ लोग नर्डी कह सकते हैं, वो ये है कि क्या इसे हवाई श्रेष्ठता कहा जा सकता है जब IAF अपने ही हवाई क्षेत्र के अंदर से हमले कर रही थी? ये एक तर्क है। लेकिन आज के दौर में जब ज्यादातर हवाई युद्ध लंबी दूरी का हो गया है, तो ये तर्क थोड़ा पुराना लगता है। और दूसरा, जो ज्यादा बड़ा सवाल है, वो वही है जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी। क्या भारत ने युद्ध विराम बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया? और भारत में ही कई गंभीर और महत्वपूर्ण आवाजें इसे एक जल्दबाजी भरा कदम मानती हैं। हाँ, उनका मानना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक बहुत मुश्किल से जीता हुआ मौका हमने गंवा दिया। और यहीं पर मुझे लगता है किसी भी युद्ध का सबसे मौलिक सवाल सामने आता है कि उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आती है। उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम के चरम पर पूछा था कि जब इस युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा तो इसका नाम क्या होगा। क्या जबरदस्त सवाल है, और ये बिल्कुल सटीक बिंदु है। युद्ध का उद्देश्य एकदम साफ होना चाहिए और ये पूरी तरह से एक राजनीतिक निर्णय होता है, भावनात्मक या सिर्फ सैन्य नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑपरेशन पराक्रम 2001-2002 का।
संसद पर हमले के बाद हमारी सेना 10 महीने तक पूरी तरह से तैनात रही। पूरी तरह से तैनात, लेकिन कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। हम चाहते क्या थे? इसी उलझन में हम फंस गए। लेकिन उस दौरान एक मौका आया था जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक भाषण दिया था। हाँ, वो भाषण तो लगभग एक पूर्ण आत्मसमर्पण जैसा लग रहा था। उन्होंने वादा किया था कि पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने दिया जाएगा। तो शायद वही पल था जीत घोषित करने का। कई जानकार मानते हैं कि शायद वाजपेयी सरकार उस क्षण को जीत घोषित करके सेना वापस बुला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंत में क्या हुआ? हम बिना किसी बड़ी उपलब्धि के वापस आ गए और उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकाई। उस तैनाती के दौरान दुर्घटनाओं में हमारे लगभग 800 सैनिकों की जान चली गई। 1 मिनट, 800 सैनिक बिना एक भी गोली चले, सिर्फ तैयारी और तैनाती में? हाँ, बारूदी सुरंगों से गोला बारूद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और दूसरे हादसों में। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य साफ नहीं था। यही सबक है। बिना स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य के युद्ध की तैयारी भी युद्ध से ज्यादा महंगी पड़ सकती है। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे मौके भी तो आए हैं जब उद्देश्य शीशे की तरह साफ थे, जैसे 1971 और 1999। हाँ, और ये बेहतरीन उदाहरण है इस बात के कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति साफ हो तो क्या होता है। 1999 के कारगिल युद्ध की बात करते हैं। वाजपेयी जी का उद्देश्य क्या था? सिर्फ एक, कारगिल की सभी कब्जे वाली चोटियों को खाली कराना, बस। उन पर सेना की तरफ से बहुत दबाव था कि एलओसी पार की जाए। जबरदस्त दबाव था, लेकिन वो अपने उद्देश्य पर टिके रहे और नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने हमारा साथ दिया। और 1971 का बांग्लादेश युद्ध? इंदिरा गांधी का उद्देश्य भी बिल्कुल स्पष्ट था, बांग्लादेश की मुक्ति। और जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर हुआ, उन्होंने पश्चिमी सेक्टर में तुरंत युद्ध विराम की पेशकश कर दी, जबकि उस वक्त भी कुछ लोग कह रहे थे कि पश्चिमी पाकिस्तान में भी मामला खत्म कर दिया जाए। तो मतलब एक मजबूत नेता जानता है कि कब रुकना है। बिल्कुल। एक उदाहरण दुश्मन की तरफ से भी है। 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। हाँ, उनका उद्देश्य क्या था? नेहरू और भारत को सबक सिखाना। वो उन्होंने हासिल कर लिया। वो एक अंतहीन युद्ध में फंसना नहीं चाहते थे। बिल्कुल नहीं। इसी तरह 1965 के युद्ध में भी, जिसे पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए शुरू किया था, दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय दबाव में समझदारी से युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। तो घूम फिर कर सारी बात इसी पर आ जाती है कि युद्ध को रोकने का फैसला आखिर करता कौन है? हाँ, जैसा कि लेख में कहा गया है, युद्ध सिर्फ जनरलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। और आज के जमाने में इसमें सोशल मीडिया के रणनीतिकारों को भी जोड़ना चाहिए, जो हर वक्त जंग की मांग करते रहते हैं। सही कहा। यह अंतिम निर्णय हमेशा और हमेशा ही राजनेताओं का होता है, जो बड़ी तस्वीर देखते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ देखते हैं। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन का उदाहरण लीजिए। एक शानदार कमांडर। वो तो सोवियत संघ में युद्ध को और आगे ले जाना चाहते थे। हाँ, ताकि कम्युनिस्टों को हराया जा सके। उनके रिकॉर्ड्स, उनकी डायरी, उनके पत्र दिखाते हैं कि वो इसके लिए विनती कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने एक ज्यादा दूर की सोची। उन्हें पता था कि एक और महायुद्ध दुनिया को तबाह कर देगा। तो अब अगर इस सारी समझ को हम वापस ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तो तस्वीर ये बनती है कि इसका एक बहुत ही सीमित और सटीक उद्देश्य था। वो क्या था? जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 9 केंद्रों को नष्ट करना। और जब ये उद्देश्य पूरा हो गया और उसकी तस्वीरें हासिल कर ली गईं, तो जीत में दिन का अंत करने का समय था। मतलब मिशन पूरा हो चुका था। हाँ, मकसद हासिल तो जंग खत्म। तो आज की चर्चा का सार यही है कि युद्ध शुरू करने की कला जितनी महत्वपूर्ण है, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि उसे कब और कैसे रोकना है। और ये कि स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य ही किसी भी सैन्य अभियान की सफलता तय करते हैं, न कि अनियंत्रित आक्रामकता। बिल्कुल। एक सफल राष्ट्र जानता है कि ताकत का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है और सबसे जरूरी कब रुकना है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता हूं। जरूर। हम ये मानकर चल रहे हैं कि युद्ध के उद्देश्य राजनीतिक होते हैं, तो क्या भविष्य के संघर्षों में जीत की परिभाषा ही बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। खासकर तब जब दुनिया में पारंपरिक सैन्य अभियानों के बजाय आर्थिक युद्ध और सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्या भविष्य की जीत दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने में होगी, या उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने में, या फिर उसके समाज में फूट डालने में?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सोचने वाली बात है। इस गहन विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।